हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेडागोजी ऑफ हिंदी यानी हिंदी शिक्षण। इससे पिछले वीडियोस में हमने भाषा का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं आदि पढ़े थे और इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था श्रवण कौशल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कौशल 4 प्रकार के हैं या भाषा के 4 सोपान हैं और चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम एक सीढ़ी को पार करते हैं तो हम दूसरी सीढ़ी पे पहुंचते हैं और दूसरी सीढ़ी को पार करते हैं तो उससे अगली सीढ़ी पर पहुंचते हैं। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे भाषण कौशल। इससे पहले हम देखेंगे कि चारों कौशल एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में भाषा कौशल के सोपान। भाषा कौशल के सोपान यानी भाषा कौशल के 4 सोपान हैं। हम शुरू से ये देखते आ रहे हैं, आपने भी सुना होगा। यहाँ पे जो इसमें लिखा गया है भाषण कौशल, ये भाषण कौशल नहीं भाषा कौशल है। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग की मिस्टेक है। भाषा कौशल, भाषा कौशल को यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये है 4 प्रकार से 4 सोपान है: श्रवण, पठन, भाषण और लेखन। लेकिन उद्देश्य के आधार पर अगर देखा जाए तो एक तो आता है ग्रहण और दूसरा आता है अभिव्यक्ति। ग्रहण के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो पहला आता है श्रवण, श्रवण यानी सुनकर, और दूसरा पठन, पठन यानी पढ़कर, यानी सुनकर और पढ़कर हम किसी चीज को ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस स्लाइड में यही दिखाया गया है। दूसरा जो है इसमें वह है इसका दूसरा पक्ष अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में जो आएगा तीसरे नंबर का भाषण और लेखन। तो भाषण होता है बोलकर और लेखन होता है लिखकर, यानी हम अपनी बात को या तो बोलकर और या लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भाषा कौशल के सोपान में 4 सोपान हैं। उन्हें 2 प्रकार से हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, या तो हम उन्हें ग्रहण कर सकते हैं और या फिर हमें उन्हें अभिव्यक्त कर सकते हैं। ग्रहण करने में आता है श्रवण और पठन और अभिव्यक्त करने में आता है भाषण और लेखन। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से भी आ सकता है कि ग्रहण और अभिव्यक्त के आधार पर आप भाषण कौशल के सोपान का वर्णन कीजिए। ग्रहण के आधार पर अगर आपसे पूछते हैं तो आपको श्रवण और पठन कौशल के बारे में बताना है, और अगर अभिव्यक्ति के आधार पर पूछते हैं तो आपको भाषण और लेखन के आधार पर बताना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसी को कि भाषा कौशल के जो ये 4 सोपान हैं उसमें ये बात निकल कर सामने आती है कि श्रवण और पठन ये दोनों इनपुट में आते हैं, कि इन दोनों से हम इनपुट लेते हैं, और भाषण और लेखन ये दोनों आउटपुट में आते हैं, यानी ये दोनों से हम अपना आउटपुट देते हैं। श्रवण और पठन इनपुट से है तो इसको एक कलर से दिखाया गया है, और भाषण और लेखन आउटपुट से है तो इसे दूसरे कलर से दिखाया गया है, ताकि समझने में आसानी हो जाए। श्रवण और पठन ग्रहण करने के सोपान है, इसीलिए इन्हें इनपुट से दिखाया गया है कि हम इन दोनों से किसी चीज को ग्रहण करते हैं। भाषण और लेखन से आउटपुट से दिखाया गया है, इन्हें अलग एक कलर में दिखाया गया है। तो इसका अर्थ है कि भाषण और लेखन के द्वारा हम अपने जो मन के भाव और विचार हैं उनको अभिव्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर भी बात वही आई है, ग्रहण और अभिव्यक्त करने की। तो इस स्लाइड से आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि जो 4 सोपान हैं भाषा कौशल के, इनसे किस तरह से तो ग्रहण किया जाता है और किस तरह से अभिव्यक्त किया जाता है। यानी दोनों काम एक ही है कि कुछ विचारों को अभिव्यक्त करते हैं और कुछ विचारों को ग्रहण करते हैं। लेकिन कौन से कौशल ग्रहण करते हैं और कौन से कौशल अभिव्यक्त करते हैं, ये बात यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गई होगी। फिर से आपको बता दूं, श्रवण और पठन है वो ग्रहण करने के काम आते हैं, भाषण और लेखन है वो अभिव्यक्त करने के काम आते हैं। क्योंकि हम किसी बात को सुनकर हमारे अंदर बिठा लेते हैं, किसी बात को पढ़कर हम ग्रहण कर लेते हैं, किसी बात को सुनकर और पढ़कर हम ग्रहण करते हैं, और किसी बात को बोलकर और लिखकर हम अभिव्यक्त करते हैं। तो इस तरह से भाषा कौशल के 4 सोपान अपने अपने काम करते हैं और चारों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम यहाँ पर जो आज पढ़ेंगे वह है जो दूसरे नंबर पर आता है भाषा कौशल के सोपान में, भाषण कौशल। भाषण कौशल का अर्थ अब हम देखेंगे कि सामान्यतया आपसी बोलचाल को भाषण की संज्ञा दी जाती है। भाषण
किसे कहेंगे कि आपस में जो बातचीत है उसे भाषण कह सकते हैं। शिशु माता पिता तथा अन्य लोगों से सुनकर बोलकर सीखता है, साहित्य में उसे भाषण कहा जाता है। यानी शिशु की जो पहली पाठशाला है वो उसका परिवार है। परिवार में वो अपने माता पिता या अन्य बड़े लोगों से बात सुनता है और सुनना सीख जाता है, यानी श्रवण करना सीखता है। तो जो सबसे पहली बात वो जो सीखता है घर में, भाषा की जो पहली कड़ी जो उसके सामने आती है निकल कर, वो है सुनना यानी श्रवण। दूसरा, जब वो उनकी बातों को सुनता है कई दिन तक सुनता रहता है, तो उसके बाद धीरे धीरे उसको कुछ शब्द समझ में आने लगते हैं, शब्द से वाक्य समझ में आने लगते हैं और फिर वह बोलना सीखता है। यानी पहले वो भाषा की पहली सीढ़ी जो पार करता है वह है सुनना या श्रवण, और दूसरी सीढ़ी पर आ जाता है वह है बोलना या भाषण। यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अनौपचारिक रूप से भाषा की जो शुरुआत बच्चे की होती है परिवार से, श्रवण से शुरू होती है और बोलने पर या भाषण पर आती है। तो ये दोनों ही अनौपचारिक रूप से भाषा के जो कौशल है वो परिवार से ही सीखना शुरू कर देता है। और जब साहित्य में हम बोलने की बात करते हैं तो उसे भाषण कहा जाता है। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति साधारणतया उच्चारित भाषा से ही होती है। इसमें ये बात आती है कि भाव या विचार, हमारे मन में जो भाव है या हमारे मन में जो विचार है, उनको अगर हम अभिव्यक्त करना चाहते हैं या दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो साधारणतया हमारे सामने जो साधन होगा वह क्या होगा? उच्चारित भाषा। हम दूसरे तरीके से भी पहुंचा सकते हैं, संकेत के माध्यम से या इशारे के माध्यम से और या फिर हाव भाव के माध्यम से, लेकिन इस तरह से हम हमारे पूर्ण विचारों को वहां तक नहीं पहुंचा सकते हैं दूसरों तक। दूसरों तक अभिव्यक्ति पहुंचाने के लिए हम उच्चारित भाषा का ही प्रयोग करते हैं, यानी बोलकर जो हम बात कहते हैं वो बात दूसरों तक बहुत आसानी से पहुंच जाती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बोलने की आवश्यकता होती है। आज मैं भी आपके सामने जो अपनी बात आपको पहुंचा रही हूँ आप तक, और आपको पढ़ा रही हूँ या आपको यहाँ भाषा कौशल के सोपान बता रही हूँ, तो यह बोलकर ही बता रही हूँ। तो यानी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बिना बोले काम चलता ही नहीं है, बोलने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण उसकी मधुर वाणी है। हमें मधुर वाणी बहुत अच्छी लगती है, सभी को बहुत अच्छी लगती है। कठोर वचन या कटु वाणी कोई सुनना ही नहीं चाहता है। तो मधुर वाणी जो है वो आभूषण है। तो भाषण का यह भी एक बहुत ही सुंदर, जो कहेंगे हमारे को भगवान की तरफ से एक देन कह सकते हैं कि मधुर वाणी या भाषा जो हमें दी गई है वो भगवान की बहुत ही सुंदर देन है। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए शब्दों का संगठित प्रयोग ही भाषण कौशल है। हमारे जो विचार हैं उनको प्रकट करने के लिए हम शब्दों का एक संगठित प्रयोग करते हैं, और वो जो प्रयोग है वो भाषण के द्वारा ही हम करते हैं। इसीलिए अपने विचारों को प्रकट करने के लिए शब्दों का संगठित प्रयोग ही भाषण कहलाता है। शाब्दिक अर्थ में अगर हम देखते हैं तो मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ है बोलना। इसे भाषण भी कहा जाता है। जब व्यक्ति मौखिक रूप से अपनी बात को कहने में समर्थ हो जाता है तो उसे भाषण में कुशल माना जाता है। मौखिक अर्थात मुख से निकला हुआ और बोलना यानी अभिव्यक्ति अर्थात स्वयं को अभिव्यक्त करना। इस प्रकार किसी विषय पर मौखिक रूप से प्रस्तुति को मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है या भाषण कहा जाता है। भाषण का चरम और परिमार्जित रूप ही एक तरह से मौखिक अभिव्यक्ति है और भाषण भी है। भाषण के माध्यम से ही हम अपने जो विभिन्न विचार हैं उनको दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर हम एक परिभाषा देख सकते हैं डॉक्टर उमा मंगल की, जिन्होंने कहा है कि जब व्यक्ति ध्वनियों के माध्यम से मुख के अवयवों की सहायता से उच्चारित भाषा का प्रयोग करते हुए अपने विचारों को प्रकट करता है तो उसे भाषण कौशल कहा जाता है। यहाँ पर क्या बात सामने आई कि जब व्यक्ति ध्वनि के माध्यम से, किसके माध्यम से? यहाँ माध्यम क्या है? ध्वनि। और उसमें प्रयोग क्या करते हैं? साधन क्या है? मुख के अवयव, उनकी सहायता से बाहर क्या निकलता है? हमारी उच्चारित भाषा, और उस भाषा को हम प्रयोग करते हैं अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। यानी व्यक्ति ध्वनियों के माध्यम से हमारे मुख के अवयवों को प्रयोग करते हुए जो सामने उच्चारित भाषा निकालता है अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, उसे भाषा कहा जाता है। तो इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से भाषण को बताया है।
भाषाई कौशल में इसको भाषण कौशल की प्रक्रिया जो है उसको सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि एक और इसका संबंध भाषा की ध्वनि व्यवस्था से है और दूसरी ओर अर्थ व्यवस्था से है। ध्वनि व्यवस्था यानी ध्वनि के माध्यम से ही हमारी भाषा बाहर प्रकट होती है, और अर्थ व्यवस्था से मतलब है यानी विचारों की अभिव्यक्ति, यानी हम जो विचार हमारे हैं उनको दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। तो यह जो दूसरों तक पहुंचाने वाली प्रक्रिया है ये बहुत कठिन है। जरूरी नहीं है कि हमने जो बोला है वह दूसरे व्यक्ति को समझ में आ ही जाए। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति द्वारा अपने भावों और विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ध्वनि संकेत युक्त भाषा का प्रयोग ही भाषण कहलाता है। दोबारा से सुन लीजिए, एक व्यक्ति द्वारा अपने भावों और विचारों को दूसरे के सामने प्रस्तुत करने के लिए ध्वनि संकेत युक्त भाषा का प्रयोग ही भाषण कहलाता है। परंतु ये भाषा श्रोता को समझ में आ जाए, इसीलिए ये अभिव्यक्ति स्पष्ट, सहज, शुद्ध, स्वाभाविक और उसके मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। अब हम देखेंगे इस स्लाइड में भाषण कौशल के उद्देश्य। उद्देश्य, तब तक हम किसी कार्य को करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई पीछे उद्देश्य होता है। अगर बिना उद्देश्य के हम किसी कार्य को करते ही नहीं है। यहाँ पर भी हमारा उद्देश्य है कि हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार भाषण कौशल को समझ रहे हैं। तो भाषण कौशल के उद्देश्य में जो पहला है जो सामने आता है वह है मौखिक रूप से विचारों की अभिव्यक्ति, यानी है तो विचारों की अभिव्यक्ति। विचारों की अभिव्यक्ति दोनों तरह से हो सकती है, लिखित रूप से भी हो सकती है और मौखिक रूप से भी हो सकती है। तो भाषण का जो पहला जो उद्देश्य सामने आता है वह है मौखिक रूप से, यानी हम बोलकर अपने विचारों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करें, यह इसका पहला उद्देश्य है, मौखिक रूप से विचारों की अभिव्यक्ति। दूसरा जो आता है अगला बिंदु, मानक भाषा के द्वारा सहज भाव से अपनी बात कहना। मानक भाषा के द्वारा, मानक भाषा कौन सी भाषा होती है? जो समाज में सर्वमान्य है, जो एक तरह से सभ्य भाषा मानी जाती है, जिसे सभी लोग स्वीकार करते हैं और जो बहुत ही सम्माननीय है। ऐसी भाषा मानक भाषा के द्वारा सहज भाव से, सहज भाव इसलिए जरूरी है कि हम अगर सहज भाव से कोई बात कहेंगे तो दूसरे को अपनी बात समझ में आ जाएगी। तो मानक भाषा के द्वारा सहज भाव से अपनी बात कहना, ये भाषण कौशल का दूसरा उद्देश्य है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो आता है बिंदु उद्देश्यों में वह है शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सिखाना। शुद्ध उच्चारण, भाषा शिक्षक के लिए शुद्ध उच्चारण अति आवश्यक है। अगर हमारा उच्चारण शुद्ध होगा तो हम जो बोलेंगे दूसरे तक हमारी बात सही तरीके से पहुंचेगी। और उचित स्वर, यानी हमारी जो आवाज है वह तेज हो, धीमी हो, पीछे बैठे हुए को, हमारे पास बैठे हुए को कितनी तेज और कैसे हमें बोलनी है, इस तरह के उचित स्वर का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला इसमें है उचित गति। उचित गति मतलब अगर गति तेज होगी तो समझने वाला सुन ही नहीं पाएगा पूरी बात को, और जो वक्ता है आगे चला जाएगा और इस तरह से तेज दौड़ता हुआ अपनी बात को कहता चला जाएगा, तो श्रोता के समझ में ही नहीं आएगी। तो इस जो बिंदु में बात आई है वह है शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर और उचित गति के साथ बोलना सिखाना। ये भाषण कौशल का एक उद्देश्य है, शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर और उचित गति के साथ बोलना। अगला बिंदु आता है भाषण कौशल के उद्देश्यों में विषयानुकूल व प्रसंगानुकूल शैली का प्रयोग करना सिखाना। विषयानुकूल यानी विषय के अनुकूल और प्रसंगानुकूल यानी प्रसंग के अनुकूल शैली का प्रयोग करना। जैसा विषय हम पढ़ा रहे हैं या जैसे विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं और जिस प्रसंग के बारे में हम बात कर रहे हैं उस समय हमें किस शैली का प्रयोग करना है, इस प्रकार की उचित शैली का चुनाव करना सिखाना भी भाषण कौशल का उद्देश्य है। विषय के अनुसार और प्रसंग के अनुसार हम शैली का प्रयोग करते हैं, सही शैली का प्रयोग करते हैं तो भाषण कौशल में पारंगत माने जाते हैं। इसीलिए विषयानुकूल और प्रसंगानुकूल शैली का प्रयोग करना भाषण कौशल का एक बहुत ही
महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला जो बिंदु आता है उद्देश्यों में वह है निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने के योग्य बनाना। एक कक्षा में सभी तरह के बालक होते हैं। कुछ बालक होते हैं जो अपनी बात को निसंकोच कह देते हैं, कुछ बालक होते हैं जो अपनी बात को संकोचवश बोलते ही नहीं है, अपने विचारों को अध्यापक के सामने प्रकट करते ही नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके मन में बहुत सारे सवाल, बहुत सारे प्रश्न होते हैं और वो उन प्रश्नों को मन में लेकर घर चले जाते हैं। उनके प्रश्नों का हल वो पूछ ही नहीं पाते हैं। तो इस तरह का स्वभाव बच्चों को परेशानी में डाल देता है और कई बार वो अपने पाठ्यक्रम के पाठ्य वस्तु को भी ढंग से नहीं समझ पाते हैं। तो निसंकोच होकर यानी संकोच उनके मन में ना हो और जो उनके मन में शंकाएं उठ रही हैं उनका समाधान उस अपने शिक्षक से ले सके। तो निसंकोच होकर अपने विचार, उनकी जो स्वयं के विचार हैं उनको वो व्यक्त कर सके, दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर सके, उसके योग्य बनाना। भाषण कौशल का यह उद्देश्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने के योग्य छात्रों को और व्यक्तियों को बनाना। अगला और अंतिम बिंदु है कि स्वाभाविक ढंग से परस्पर वार्तालाप करने की आदत विकसित करना। स्वाभाविक ढंग की जब बात होती है तो यहाँ पे दूसरा जो ढंग आता है वह आता है बनावटी। यानी हमारी जो भाषा है वह स्वाभाविक होनी चाहिए, बनावटी नहीं होनी चाहिए। आपने सुना होगा या देखा होगा कि कई बार आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो बात करने का तरीका है बहुत ही बनावटी होता है। जब बात बनावटी होती है तो हमारा अगले से कोई जुड़ाव हो ही नहीं पाता है और बड़ा हास्यास्पद भी कई बार लगता है। तो स्वाभाविक ढंग से परस्पर वार्तालाप करने की आदत, यानी जब हम हमारी कक्षा में या हम समाज में या हम परिवार में कहीं भी जब हम बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, तो जो हमारा बात करने का ढंग है, तरीका है, वो स्वाभाविक होना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा भाषण कौशल के उद्देश्य। ये उद्देश्य पूरे करने के लिए भाषण कौशल को सिखाया जाता है। अगली स्लाइड जो है इसमें हम देख रहे हैं अब भाषण कौशल की विशेषताएं, यानी भाषण कौशल में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भाषण कौशल की विशेषताओं की बात करते हैं तो पहली विशेषता जो सामने आती है वह है स्वाभाविकता। बोलने में स्वाभाविकता ही बनावटी बोली का प्रयोग करने की समस्या से हमें हटा सकती है। यानी हमारी जो बात करने का तरीका है वह स्वाभाविक होना चाहिए। हम स्वाभाविक तरीके से अपनी बात को या अपने विचारों को दूसरे के सामने रखें, नहीं तो जो बनावटी बोली है वह हमें बहुत ही अविश्वसनीय बना देती है दूसरे के सामने। अगर हमारी बोली स्वाभाविक होगी तो विश्वसनीयता भी उसमें कायम हो जाएगी। स्वाभाविक रूप या स्वाभाविक भाषा विश्वसनीय होती है, दूसरों को हमारी बात पर भरोसा हो जाता है और उन्हें हमारी बात बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आती है। तो यहाँ पर पहला जो इसकी विशेषता आई भाषण कौशल की निकलकर वह है स्वाभाविकता। अगली जो विशेषता है वह है स्पष्टता। भाषण कौशल का यह गुण है स्पष्टता, यानी अगर हम अपनी जो बात कहने जा रहे हैं स्पष्ट शब्दों में या स्पष्ट तौर पे अगर हम नहीं कहते हैं तो जो श्रोता है उसके समझ में ही नहीं आएगी और वह उसमें रुचि भी नहीं लेगा। बोलने में स्पष्टता होना अति आवश्यक है। स्पष्ट व साफ बोली होनी चाहिए ताकि दूसरे को हमारी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इससे अगली है बोधगम्यता। बोधगम्यता यानी हम जो बात बोल रहे हैं वो दूसरे के समझ में आ जाए, बोधगम्य वह कहलाता है। मौखिक अभिव्यक्ति में सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिए तो वह बोधगम्य होगा। भाषा कैसी हो? सरल हो हमारी अभिव्यक्ति और सुबोध हो तो बात दूसरों को समझ में आ जाएगी और वो रुचि लेंगे। जैसे मैं आज आपको यहाँ पर ये पढ़ा रही हूँ या बता रही हूँ भाषण कौशल की विशेषताएं या भाषण कौशल के बारे में, अगर मेरी भाषा सरल होगी और सुबोध होगी तो आप लोग रुचि लेंगे, आपको समझ में आएगी और आपका पढ़ने का मन इसमें लग जाएगा और आप आगे भी इसको पढ़ना पसंद करेंगे। तो मेरी जो भाषा है वो सरल और सुबोध इसमें होनी चाहिए, तभी वह बोधगम्य मानी जाएगी। अगला जो इसमें बिंदु आता है इसकी विशेषताओं का वह है शुद्धता, यानी बोलते समय
शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। शुद्ध का मतलब अशुद्ध उच्चारण जो है, अशुद्ध उच्चारण से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कई बार हम बोलना कुछ चाहते हैं, दूसरे के कुछ और समझ में आ जाता है और इस तरह की गलतफहमी पैदा हो जाती है और इससे कई बार लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं या हमारी बात दूसरे की समझ में नहीं आएगी तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। इसीलिए बोलते समय शुद्ध उच्चारण होना आवश्यक है। अगला बिंदु इसमें आता है सर्वमान्य भाषा। मौखिक भाव प्रकाशन में सर्वमान्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अप्रचलित वार्तालाप नीरस हो जाता है। सर्वमान्य भाषा जो सबके समझ में आ जाए और जो सबको पसंद आए, इस तरह की भाषा हमें बोलनी चाहिए। इससे अगला जो इसमें आता है मधुरता। यह भाव प्रकाशन का या भाषण का अन्य गुण है मधुरता। कहा भी गया है कि कोयल काको देत है, वाणी के कारणे मन सबको हर लेत। यानी मीठी वाणी का प्रयोग करके मनुष्य किसी दुश्मन का भी मन हर लेता है और दूसरे जो हमसे नफरत करते हैं उनको भी ये बात अच्छी लगती है। इसीलिए हमें मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए और भाषण में वही कुशल माना जाता है जो मधुर वाणी का प्रयोग करता है। कठोर वाणी किसी को पसंद आती ही नहीं है। प्रवाहमयता। विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति आ जाती है। अतः भाषण में उचित प्रवाहमयता होनी चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए? जो नदी के समान स्मूथ तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से बहती चली जाए। जहां पर हमें रुकना है वहां पर हमें विराम चिन्हों का कौन सा प्रयोग करना है, कहां पर हमें तेज गति से चलना है, कहां पर हमें धीमी गति से चलना है, इस तरह की बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपने विचारों को प्रकट करने के लिए प्रवाहमयता वाली भाषा प्रयोग करनी चाहिए। तभी हम भाषण में कुशल माने जाएंगे। अगला आता है अवसरानुकूल। अवसरानुकूल मतलब अवसर के अनुकूल। अवसरानुकूल भाषा का प्रयोग यानी दुख, दया, करुणा, सहानुभूति, प्यार आदि जो भाव हैं उनको अवसर के अनुकूल व्यक्त कर सके, ऐसी भाषा हमें बोलनी चाहिए। अवसर के अनुकूल, जैसा अवसर हो उसके अनुसार हम जैसे भाव हमारे मन में आ रहे हैं उस समय उसके अनुसार हम अपनी बात को कहें और वैसी भाषा का प्रयोग करें तो वह भाषा ज्यादा प्रभावशाली मानी जाएगी और यह भी इसकी भाषण कौशल की विशेषता है। और अब जो अंतिम विशेषता आती है वह श्रोताओं के अनुकूल भाषा। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि सुनने वाले के अनुकूल ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सुनने वाला उस बात को समझ सके, उसके मानसिक स्तर के अनुकूल हो, उसके काम की हो, उसकी रुचि के अनुसार हो, तभी ही वह अपनी बात पर ध्यान देगा, वरना वक्ता बोलता जाएगा और श्रोता को कोई उसमें रुचि रहेगी ही नहीं और उसकी बात बेकार हो जाएगी। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखी भाषण कौशल की विशेषताएं। अब हम देखेंगे भाषण कौशल की विधियां, यानी भाषण कौशल के लिए कौन कौन सी विधियां काम में ली जानी चाहिए, तभी हम भाषण कौशल में पारंगत हो सकते हैं। और भाषण कौशल की विधियों की जो बात आती है उसमें सबसे पहली आती है वार्तालाप। वार्तालाप यानी बातचीत। अगर हम सरल भाषा में कहें तो वार्तालाप बातचीत को कहते हैं। शिक्षण सामग्री या पाठ्य विषय पढ़ाते हुए या अन्य किसी प्रकार के कार्य करते समय अपने भावों के साथ अध्यापक वार्तालाप करते हैं और अध्यापक को चाहिए कि वो प्रत्येक छात्र को वार्तालाप में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। वार्तालाप का विषय छात्रों के मानसिक बौद्धिक स्तर के अनुसार ही होना चाहिए। वार्तालाप में सभी छात्रों को सहभागी बनाए और ऐसा वार्तालाप हो जो सभी छात्रों के मानसिक स्तर और उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार हो। तो जो पहली विधि सामने आती है वह है वार्तालाप। अगली विधि है सस्वर वाचन, यानी पाठ पढ़ाते समय अध्यापक या शिक्षक अब खुद स्वयं आदर्श वाचन करे और छात्रों को अनुकरण वाचन सस्वर में करने के लिए कहे। सस्वर वाचन करने से छात्र की झिझक खुलेगी, उसका संकोच खुलेगा
और वो भाषण में पारंगत हो जाएगा। तो इस तरह से सस्वर वाचन विधि भी भाषण कौशल में बहुत उपयोगी है। अगली जो विधि आती है सामने वह है प्रश्नोत्तर, जिसको नाम से ही पता चल रहा है प्रश्न और उत्तर, यानी पाठ को पढ़ाते समय अध्यापक और पाठ को खत्म करने के बाद अपने छात्रों से प्रश्न पूछे और छात्रों से उत्तर मांगे। जब इस तरह की प्रक्रिया क्लास में होगी, कक्षा में होगी, तो यहाँ पर 2 वे ट्रैफिक चलेगा। अध्यापक प्रश्न पूछेगा और छात्र उत्तर देंगे, तो उससे छात्रों की सहभागिता कक्षा में बराबर बनी रहेगी। कक्षा में नीरस वातावरण नहीं होगा और दोनों तरफ से 2 वे ट्रैफिक होगा। अध्यापक और छात्र दोनों सहभागी होकर उस कक्षा के वातावरण को बहुत ही रुचिकर बनाएंगे और जो पाठ पढ़ाया जाएगा उसमें अध्यापक के साथ छात्र भी रुचि लेंगे। यूं नहीं कि अध्यापक पढ़ाता जा रहा है और छात्र रुचि ले ही नहीं रहे हैं। मैं भी आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहती हूँ, पर क्योंकि मैं ये वीडियो डाल रही हूँ इसलिए मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछ सकती हूँ। इसलिए प्रश्नोत्तर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है भाषण कौशल में पारंगत बनाने के लिए। अगली जो आती है कहानी सुनाना। कहानी सुनाना और सुनना दोनों ही बहुत रुचिकर है और खासकर छात्रों को, और उसमें भी प्राथमिक कक्षाओं के बालकों को, छोटे बच्चों को कहानी सुनना और सुनाना दोनों बहुत पसंद है। तो कक्षा में छात्र कहानी सुनाए और समय समय पर कभी कभी छात्रों से भी कहानी सुने और इस प्रकार से वह पढ़ाए तो भाषण कौशल में पारंगत हो सकते हैं। छात्र पहले भाषण को देना सीख जाएंगे अध्यापक की बात को सुनकर और स्वयं कहानी सुनाकर फिर भाषण का अभ्यास करेंगे और इस तरह से कहानी से उनके भाषण कौशल की जो दक्षता है वो उन्हें प्राप्त हो जाएगी। अगली आती है चित्र वर्णन। चित्र वर्णन में यह भी प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है कि चित्र दिखाया जाता है और फिर छात्रों से उसके बारे में एक कहानी लिखने को कहा जाता है। छात्र उस चित्र को देख करके और कहानी लिखते हैं और अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। इसमें छात्र की कल्पना शक्ति भी मजबूत होती है और अध्यापक को पता चलता है कि छात्र किस हद तक सोच सकते हैं, छात्र का मानसिक स्तर क्या है, और इस विधि के माध्यम से भी भाषण कौशल में उन्हें पारंगत बनाया जा सकता है। तो ये विधि भी छोटी कक्षाओं के लिए खास करके बहुत ही उपयोगी है। अगली आती है कविता सुनाना। इसमें अध्यापक स्वयं सस्वर कविता का वाचन करेंगे और छात्रों से उसका अनुकरण करने के लिए कहेंगे। छात्र भी सस्वर कविता का अनुकरण करेंगे। कक्षा में अध्यापक कविता सुनाएंगे और छात्र उसका अभ्यास करेंगे, उसका अनुकरण करेंगे और स्वयं भी उसको सस्वर वाचन करेंगे और इस तरह से भाषण में पारंगत हो जाएंगे। तो कक्षा में कविता सुनाना यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। अगली आती है वाद विवाद। बालकों के मानसिक व बौद्धिक स्तर के अनुसार वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी चाहिए। छात्रों को ज्यादा से ज्यादा उसमें भाग लेने के लिए कहना चाहिए। छात्र उसमें भाग लेंगे तो पक्ष में बोले चाहे विपक्ष में बोले, उन्हें अपने भाषण में उनको एक दक्षता हासिल होगी, उनकी झिझक खुल जाएगी, उन्हें बोलना आ जाएगा अच्छी तरह से और वह एक स्टेज पे खड़े होकर किस तरह से अपनी बात को कहना है इस बात का अभ्यास कर लेंगे और धीरे धीरे वो इसमें पारंगत हो जाएंगे, उनकी झिझक बिल्कुल निकल जाएगी। तो वाद विवाद भी एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा भाषण कौशल में पारंगत बनाया जा सकता है। तो यह भी बहुत ही उपयोगी विधि है। उससे अगली आती है सत्संग। भाषण भाव प्रकाशन का एक साधन है, परंतु भाषण, यहाँ पर जब बात हम कर रहे हैं सत्संग की, तो सत्संग का हमारे मौखिक भाव प्रकाशन पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। साधारणतः बालक जैसे वातावरण में रहता है उसका उसी प्रकार का उससे वो भाव प्रकाशन करने लगता है, यानी जिस वातावरण में बालक रहता है वह वैसी ही भाषा बोलने लगता है। अगर हिंदी भाषी एक बच्चा है या छात्र है और वो है ऐसे वातावरण में रहता है, उसके घर में अगर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है तो बिना किसी विद्यालय में गए, बिना किसी औपचारिक रूप से किसी अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किए उसे इस भाषा का ज्ञान हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा संघ है, हमारे आसपास का वातावरण है, वह भी हमारी जो भाषा सीखने की जो क्षमता है उस पर प्रभाव डालता है। अगला आता है इसमें भाषण। भाषण भाव प्रकाशन का एक सशक्त साधन है, परंतु भाषण छात्रों के मानसिक
एवं बौद्धिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। इस तरह की भाषण प्रतियोगिताएं विद्यालय में आयोजित की जानी चाहिए, जहां पर छात्र अपने बौद्धिक स्तर के अनुसार और अपने मानसिक स्तर के अनुसार भाषण दे सके और धीरे धीरे वो भाषण में का अभ्यास करते हुए भाषा में पारंगत हो जाए और वो भाषण कौशल में बहुत ही निपुण हो जाए। तो यह विधि भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगली आती है और जो अंतिम भी है, नाटक प्रयोग। नाटक प्रयोग में नाटक द्वारा हमारे भावों की अभिव्यक्ति, यानी नाटक भी एक अच्छा अभ्यास है जिसके द्वारा छात्र किसी न किसी तरह का एक अभिनय करके और अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और इस तरह से वे भाषण में पारंगत हो जाते हैं। नाटक में कोई भी किरदार निभाते हुए छात्र अपनी बात को कहते हैं और इस तरह से बार बार उन्हें जब इस तरह का अभ्यास कराया जाता है तो फिर वो भाषण में पारंगत हो जाते हैं। रंगशाला में बालक को आंगिक, तार्किक और शाब्दिक भावों को अभिव्यक्त करने की दीक्षा सफलतापूर्वक मिल जाती है और नाटक प्रयोग के द्वारा भी बालक भाषण कौशल में पारंगत होते हैं। तो यह भी विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषण, ये थी सब भाषण कौशल की विधियां। आगे हम देखते हैं अब हम देखेंगे भाषण कौशल का महत्व। बिना महत्व के हम कोई काम करते ही नहीं है, हम क्या कोई भी कोई कार्य नहीं करता। तो इसी तरह से भाषण कौशल का भी बहुत महत्व है। महत्व के जो बिंदु हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला बिंदु है कि मौखिक भाषण ही अभिव्यक्ति का सहज व सरल माध्यम है। यानी मौखिक भाषण जो है उसके द्वारा हम अपने विचारों, मन के भावों को बहुत ही सहजता से और बहुत ही सरल तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं और अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। मौखिक भाषण के द्वारा ही हम अपने मन के उद्गार हैं वो दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के जो मन के विचार हैं वो भी हम तक आते हैं। तो इस तरह से विचारों का आदान प्रदान बहुत ही सहजता से और बहुत ही सरल तरीके से हो सकता है। इसीलिए भाषण कौशल का बहुत महत्व है। अगला जो बिंदु आता है महत्व का, वह आता है कि भाषा की औपचारिक शिक्षा भाषण से ही प्रारंभ होती है। अनौपचारिक रूप से जब बालक परिवार में रहता है और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को देखता है, उनसे बात सुनता है, तो श्रवण कौशल जो है उसकी अनौपचारिक रूप से वहां पर उसकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है भाषा की। लेकिन जैसे वो स्कूल में आता है या विद्यालय में आता है तो वहां पर आकर के भाषण कौशल की थोड़ा थोड़ा बोलना तो वो अपने परिवार में सीख जाता है, लेकिन औपचारिक रूप से जो उसकी भाषा की शिक्षा प्रारंभ होती है वह भाषण कौशल से ही होती है। विद्यालय आने के बाद भाषण कौशल से ही बालक पढ़ना सीखता है और भाषा को जानना सीखता है। तो इस प्रकार से इसका भी बहुत महत्व है कि भाषा की जो औपचारिक शिक्षा है भाषण से ही प्रारंभ होती है। इसीलिए भाषण कौशल का महत्व और भी बढ़ जाता है। अगला बिंदु जो महत्व में आता है कि भाषण के द्वारा विचारों के आदान प्रदान से नई नई जानकारियां मिलती है। यानी भाषण के द्वारा जब हम बोलते हैं, हम अपनी बात बोलते हैं और दूसरों की बात सुनते हैं। इस तरह से विचारों का जो आदान प्रदान है वह बहुत जल्दी जल्दी एक दूसरे के प्रति हो सकता है। इससे हम नई नई जानकारियां बहुत ही कम समय में प्राप्त कर लेते हैं, जबकि दूसरे जो इसके सोपान है उनमें थोड़ा सा समय लगता है, इसमें समय कम लगता है। इसीलिए हम बहुत सारी जानकारी बहुत कम समय में इकट्ठी कर लेते हैं और इस तरह से ये जानकारी के लिए, नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हम जानकारी दूसरों से ले सकें और अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचा सकें। इस तरह से अपने विचारों के आदान प्रदान में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से भाषण कौशल का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अगला जो बिंदु आता है महत्व का, वह आता है कि अशिक्षित व्यक्ति भाषण के माध्यम से ही अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अशिक्षित व्यक्ति के सामने तो भाषण कौशल के माध्यम के अलावा कोई भी माध्यम ऐसा नहीं होता है जिससे वह अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सके, क्योंकि उन्हें न तो लिखना आता है और न ही
पढ़ना आता है, सिर्फ वो सुन सकते हैं या बोल सकते हैं। तो सुनकर तो हम ग्रहण कर लेते हैं दूसरे के विचारों को, लेकिन जब हमें अपनी बात को या अपने विचारों को या अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करना होता है, तो उसमें भाषण ही उसका एक माध्यम होता है। तो अशिक्षित व्यक्ति जब अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है या अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है, तो भाषण के माध्यम से ही पहुंचा सकता है, क्योंकि लिखना पढ़ना तो उसे आता ही नहीं है। इसीलिए भी इसका महत्व और बढ़ जाता है। तो भाषण कौशल अशिक्षित व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो बिंदु महत्व में आता है और जो अंतिम भी है, कि सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने और सामाजिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने में उपयोगी। सामाजिक संबंध, हम परिवार में रहते हैं, परिवार में माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी और चाचा ताऊ सभी रहते हैं। और इस तरह से हम जब समाज में परिवार में रहते हैं, तो हमारे जो ये संबंध है इन परिवार के सदस्यों के प्रति हमारी बोलचाल से ही बनते और बिगड़ते हैं। हम बोलते हैं तो हम अपने संबंधों को और अच्छा बनाए रख सकते हैं। हमारे सामाजिक संबंध इस तरह से बातचीत से और इस भाषण कौशल के द्वारा, मधुर वाणी के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से सुदृढ़ हो सकते हैं। हमारे संबंध और अच्छी तरह से बंध जाते हैं और बन जाते हैं। सुदृढ़ बनाने में और सामाजिक जीवन में, सामाजिक जीवन की बात आती है तो हम हमारे समाज में रह रहे अन्य लोग, हमारे पड़ोसी या हमारे मिलने वाले, हमारे मित्र, हम विद्यालय में आते हैं तो वहाँ पर हमारे कक्षा में पढ़ने वाले अन्य सहपाठी और इस तरह से जो बहुत हमें समाज में लोग मिलते हैं, उन सबसे भी हम सामंजस्य जो है भाषण कौशल से के द्वारा ही अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। हमारा भाषण कौशल में निपुणता होगी तो हम अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से दूसरों से कर सकेंगे और हम अच्छी तरह से बोलेंगे, अच्छी तरह से अपनी हालचाल हम अपने भी बताएंगे, दूसरों से भी पूछेंगे। तो इस तरह से हमारा जो सामाजिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा और सामाजिक जो सामंजस्य है उसको स्थापित करने में भी भाषण कौशल बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जो लोग बोलने में निपुण होते हैं वे समाज में भी बहुत अधिक, जिसे कहेंगे पॉपुलर होते हैं या प्रसिद्ध होते हैं। उन लोगों को बहुत लोग, उनकी ख्याति होती है उनकी और लोग उनको पसंद करते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये थे भाषण कौशल का महत्व के बिंदु। भाषण कौशल का अपने आप में बहुत ही महत्व है। जैसा कि आपने सुना है कि कौशल के जो है 4 सोपान है, भाषा कौशल के 4 सोपान है, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। तो जो भाषण कौशल है वो दूसरे नंबर पर आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सारे जो बिंदु आपने देखे, ये हम लोग परीक्षा में इसी प्रकार से लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे भाषण कौशल के विकास के तत्व, कि भाषण कौशल का विकास किन तत्वों के द्वारा किया जा सकता है। कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो हमें भाषण कौशल के विकास में एक तरह से मदद करते हैं, सहायता करते हैं। तो जो इसके जो बिंदु हैं उनमें आता है पहला, अनौपचारिक बातचीत एवं कहानी कथन। अनौपचारिक बातचीत वह बातचीत होती है जो हम यूं ही आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जो औपचारिक नहीं होती है और हमें आपस में एक दूसरे से, जैसे हमारी बात दूसरे को कहने के लिए और दूसरे की बात हमें सुनने के लिए, इस बातचीत में भाषण कौशल काम आता है। और अगर हम अनौपचारिक रूप से बातचीत करते हैं तो इस तरह से धीरे धीरे हम भाषण कौशल में निपुण हो जाते हैं। तो इस तरह से अनौपचारिक बातचीत और कहानी कथन। कहानी कथन की जहाँ तक बात है तो कहानी कथन, हम बचपन से कहानियां सुनते आए हैं तो हमें कहानी सुनना और कहना दोनों ही बहुत पसंद है। तो इसलिए हम कहानी श्रवण में भी निपुण हो जाते हैं कहानी सुनकर, और जब हम कहानी सुनाते हैं तो कहानी कथन में भी निपुण हो जाते हैं। तो अनौपचारिक बातचीत और कहानी कथन दोनों ही भाषण कौशल के विकास के महत्वपूर्ण तत्व हैं। अगला जो तत्व का बिंदु आता है वह है वाद विवाद, भाषण एवं आशुभाषण। वाद विवाद, जो वाद विवाद प्रतियोगिताएं विद्यालयों में आयोजित की जाती है, विद्यालयों और महाविद्यालयों में, वहां पर एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है और उसमें कुछ सहभागी होते हैं और वो जो इसमें भाग लेते हैं, जो इसमें प्रतिभागी होते हैं, वे अपनी बात को रखते हैं, पूरे तर्कपूर्ण तरीके से रखते हैं और बहुत ही भाषा में वो धीरे धीरे इस तरह से वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेते लेते निपुण हो जाते हैं और भाषा कौशल में उनकी एक तरह से महारत हासिल हो जाती है और वो उसमें दक्षता प्राप्त कर लेते हैं। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है इसका। अब आता है भाषण एवं आशुभाषण।
भाषण यानी भाषण प्रतियोगिताएं जो इस विद्यालय में या महाविद्यालय में आयोजित की जाती है, जिनमें छात्रों को भाषण देने का मौका मिलता है और वो अपनी बात को कहना स्टेज पर खड़े होकर किस तरह से बोलते हैं और बोलना सीख जाते हैं, भाषण देना धीरे धीरे सीख जाते हैं। और आशु संभाषण की भी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। तो इस तरह से वाद विवाद, भाषण और आशु संभाषण भाषण कौशल के विकास के महत्वपूर्ण तत्व हैं और इनके द्वारा भाषण कौशल में एक तरह से दक्षता हासिल की जा सकती है। तो ये इस तरह की प्रतियोगिताएं विद्यालयों में आयोजित की जानी चाहिए। वैसे तो की जाती है, लेकिन जहां पर थोड़ा कम है तो वहां पर भी इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा छात्र इसमें भाग ले सके, ऐसा उन छात्रों को प्रेरित किया जाना चाहिए ताकि सभी छात्र इन प्रतियोगिताओं में धीरे धीरे भाग लेकर और अपने आप को भाषण कौशल में निपुण बना लें, दक्षता हासिल कर लें। अगला जो भाषण कौशल के विकास के तत्व का बिंदु आता है वह है बाल सभा, छात्र संसद अभिनय एवं नाटक अभिनय। बाल सभा पहले भी आयोजित की जाती थी विद्यालयों में, आजकल फिर भी इसका चलन वापस कम हो गया है। इस तरह से बाल सभाएं आयोजित की जाए जहां पर छात्र इसमें भाग लेकर और अपने आप को एक तरह से संकोच को निकल जाता है उनका और निसंकोच होकर अपनी बात को कहना, बोलना, कुछ कविता सुनाना, कहानी सुनाना, गीत सुनाना, नृत्य करना, इन सब इस तरह की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। दूसरा जो इसमें है छात्र संसद अभिनय, जो हमारी संसद है इसी तरह की एक तरह से मिनी संसद विद्यालयों में आयोजित की जाती है और इस संसद में जो छात्र छात्राएं होते हैं वे भाग लेते हैं और वे भी इसके सदस्य बनते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री और सांसद आदि। और इस तरह से उनका किरदार निभाते हैं और उनका अभिनय करते हैं और अभिनय करते करते वे भी बात करने में अच्छी तरह से पारंगत हो जाते हैं, भाषण देने में, बात करने में, अपने विचारों को जनता के सामने रखने में। और इस तरह से इस संसद में भाग लेकर के और ये छात्र बहुत ही अच्छे हो जाते हैं भाषण कौशल में। और अगला जो इसमें है नाटक अभिनय, कि कई तरह के नाटक आयोजित किए जाते हैं और नाटक मंचन में भी छात्र जब भाग लेते हैं और कोई ना कोई एक अपना अभिनय करके किसी किरदार का एक अभिनय निभाते हैं तो उसमें भी वो धीरे धीरे अपना एक उनका संकोच निकल जाता है और वो पारंगत हो जाते हैं। और इस तरह से वहां पर भी उनको बोलना पड़ता है, तो धीरे धीरे इस तरह से बोलते बोलते वो बोलने में बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, दक्षता प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से बाल सभा, छात्र संसद अभिनय और नाटक अभिनय ये भी भाषण कौशल के विकास के तत्वों में बहुत महत्वपूर्ण है। और अगला जो बिंदु आता है इसमें यह है कि निरंतर अभ्यास एवं आसपास का वातावरण, कि निरंतर हम बोलते रहते हैं, बात करते रहते हैं आपस में, तो भाषा का हम जितना अभ्यास करते हैं भाषा में हम उतने ही दक्ष होते जाते हैं। चाहे हम सुनते हैं तो सुनकर भी हमें उसका अभ्यास होता है, चाहे हम बोलते हैं तो हमें बोलने का अभ्यास होता है, अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने का अभ्यास ज्यादा हो जाता है, और अगर हम लिखते हैं तो भाषा में हमें लेखन में हमें दक्षता प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से निरंतर अभ्यास करने से भाषण कौशल के जो चारों सोपान हैं उनमें हमें अभ्यास हो जाता है और अभ्यास करते करते हम दक्ष हो जाते हैं। और इसमें जो दूसरा है वह है कि आसपास का वातावरण, यानी हमारे आसपास का वातावरण भी हमारे भाषा को सीखने में को प्रभावित करता है, सीखने के लिए प्रभावित करता है। जैसे कि मान लीजिए एक हिंदी बोलने वाला छात्र है, लेकिन कहीं ऐसी जगह पर जाकर रहने लगता है जहां पर सभी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो धीरे धीरे उस वातावरण में रहकर वह भी अच्छी तरह से औपचारिक रूप से अंग्रेजी की कहीं से शिक्षा लिए बगैर ही स्वयं ही अनौपचारिक रूप से बातचीत से भी बोलना सीख जाता है। तो इस तरह से निरंतर अभ्यास एवं आसपास के वातावरण से भी भाषण कौशल के विकास के जो तत्व हैं उसमें महत्वपूर्ण तत्व है और ये सीख जाते हैं बहुत अच्छी तरह से। अगला और लास्ट जो इसमें आता है बिंदु, अंतिम बिंदु यह है कि शब्दों और वर्णों के उच्चारण का ज्ञान आवश्यक। शब्द और वर्ण इनके उच्चारण का ज्ञान भी यहाँ पर बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर हमें शब्दों का और वर्णों के उच्चारण का ज्ञान होगा तो हम भाषण कौशल में दक्षता हासिल कर लेंगे। शब्दों और वर्णों का उच्चारण ही अगर हमारा अशुद्ध होगा तो हम अच्छी प्रकार से भाषण नहीं दे पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे और हमारा जो भाषण कौशल है वो कहीं ना कहीं कमजोर रह जाएगा। तो इस तरह से शब्दों और वर्णों के उच्चारण का ज्ञान भी इसके लिए बहुत आवश्यक है। अगर शब्दों और वर्णों का उच्चारण का हमें ज्ञान होगा तो भाषण कौशल का विकास होता जाएगा और हम इसमें दक्षता हासिल कर लेंगे। अब आती है भाषण कौशल में बाधाएं। जब भी हम कोई काम करते हैं बच्चों,
तो ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा मिलता जाएगा, सही सही मिलता जाएगा, अच्छे अच्छे अवसर मिलते जाएंगे और हमारा काम बहुत ही आसानी से होता चला जाएगा। जब तक हम कोई काम करते हैं उसमें बाधा ना आए तो वो काम पूरी तरह से संपन्न हो ही नहीं सकता। तो इसी तरह से भाषण कौशल को भी अगर हम इसमें सीखने लगते हैं, इसमें आगे बढ़ने लगते हैं, तो कुछ बाधाओं का हमको सामना करना पड़ेगा और कुछ लोग इसमें सामना करते भी हैं। तो इसका जो पहला बिंदु आता है कि अशुद्ध उच्चारण, अपर्याप्त स्वर और शब्द भंडारण में कमी। अशुद्ध उच्चारण यानी हम जो उच्चारण करते हैं अगर वह शुद्ध नहीं है तो भाषण में हम निपुण नहीं कहे जा सकते हैं। तो जिन बालकों का या छात्रों का अशुद्ध उच्चारण है, अपर्याप्त स्वर यानी स्वर की जो कहेंगे एक तरह से कि अगर स्वर धीमा है या अगर स्वर बहुत तेज है तो दोनों ही बहुत अस्वाभाविक लगते हैं। तो स्वाभाविक तौर पे जो बोला जाता है स्वर, जो जैसे लोग हैं या जैसी कक्षा है उस हिसाब से बोला जाए तो वह पर्याप्त स्वर होता है। अपर्याप्त जो स्वर है वह भी इसके मार्ग में बाधा है। और अगला इसमें है इसी में कि शब्द भंडारण में कमी। शब्द भंडारण में कमी, हमें शब्दों का ज्ञान कम होगा, हम कम शब्दों का प्रयोग कर पाएंगे, हमें कम शब्द आते होंगे तो हम अपनी बात को बहुत निपुणता से नहीं कह पाएंगे। हम अपनी बात को निपुणता तो छोड़ें, पूरी बात को भी हम ढंग से अपने विचारों को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाएंगे या ढंग से हम अपने विचारों का एक तरह से दूसरों को अपनी बात का मतलब भी नहीं समझा पाएंगे। तो अशुद्ध उच्चारण, अपर्याप्त स्वर और शब्द भंडारण में कमी भाषण कौशल की बहुत बड़ी बाधा है। भाषण कौशल की बाधाओं में अगला बिंदु आता है भाषा पर क्षेत्रीयता, प्रांतीयता का प्रभाव। यानी भाषा जब हम बोलते हैं तो हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, या जिस प्रांत में हम रहते हैं तो उसका भाषा पर प्रभाव पड़ता है। जैसे उत्तर भारत में रहने वाला हिंदी भाषी जो छात्र है उसकी हिंदी बोली जो दक्षिण भारत में रहने वाला छात्र है और अगर वह भी हिंदी बोलता है तो दोनों की हिंदी भाषा का जो भाषण है उसमें अंतर आएगा। जो उत्तर भारत वाला है वो थोड़ा ज्यादा शुद्ध रूप हमें लगेगा सुनने में और समझने में, और जबकि दक्षिण भारत वाले बालक की अगर हम हिंदी सुनेंगे तो क्षेत्रीयता का प्रभाव होने के कारण हमें इतनी शुद्ध नहीं लगेगी। जबकि भाषा तो दोनों की एक ही है, दोनों हिंदी में ही बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें अंतर महसूस होगा। और इसी तरह से प्रांतीयता का भी प्रभाव पड़ता है कि जिस प्रांत में हम रह रहे हैं तो उस प्रांत में जो बोली है उसका भाषा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस तरह से भाषा पर क्षेत्रीयता और प्रांतीयता का बहुत प्रभाव पड़ता है और भाषण कौशल के मार्ग में ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है। भाषण कौशल में बाधाओं में जो अगला बिंदु आता है कि अंतर्मुखी व संकोची स्वभाव। अंतर्मुखी व संकोची स्वभाव, दो तरह के स्वभाव होते हैं, एक बहिर्मुखी और दूसरा अंतर्मुखी। जो बहिर्मुखी स्वभाव का छात्र है वो तो अपनी बात बहुत ही तरीके से और बहुत आसानी से अपनी कक्षा में कह देगा, उसके मन में जो भी प्रश्न आएंगे उनका उत्तर वो प्राप्त कर लेगा। लेकिन जो अंतर्मुखी छात्र है वह न तो अपनी बात को बहुत ज्यादा दूसरों से कह पाता है और ऐसे ही कक्षा में अगर उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं तो वो अपने अध्यापक से उनका उत्तर नहीं ले पाता है क्योंकि वो बोल ही नहीं पाता है। इसी तरह से संकोची स्वभाव वाले छात्र के साथ भी है कि अगर उसका स्वभाव संकोची है तो वो अपनी बात नहीं कह पाएगा। अगर उसे पाठ्य वस्तु का कोई एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है या कोई एक पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा है या कोई एक विषय का कोई एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रकरण समझ में नहीं आ रहा है या उसके मन में कोई प्रश्न है तो इन सब का जवाब वो अध्यापक से नहीं ले पाता है। तो अंतर्मुखी और संकोची स्वभाव के जो छात्र होते हैं उन्हें भी बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है, वो अपनी बात को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते हैं और उसके मन में जितने भी सवाल और संकोच होता है उसको लेकर वो अपने घर चले जाते हैं। तो भाषण कौशल के मार्ग में ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है। अगला जो बिंदु आता है भाषण कौशल में बाधाओं में वह है कि शारीरिक, मानसिक व मनोवैज्ञानिक कारण। शारीरिक कारण के भी होते हैं कि कुछ लोग कुछ शब्दों को सही तरीके से बोल ही नहीं पाते हैं क्योंकि उनके शरीर में, उनकी जिह्वा में या उनके मुख में कुछ बनावट ही ऐसी होती है कि कुछ शब्दों को वो नहीं बोल पाते हैं। मानसिक कारण भी होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे हकलाते हैं। हकलाना कोई बीमारी नहीं है लेकिन मानसिक एक
उनमें कमजोरी होती है, उस वजह से वो हकलाने लगते हैं। और एक मनोवैज्ञानिक कारण, कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं जिनकी वजह से बच्चे अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से दूसरों को नहीं कह पाते हैं। तो इस तरह से मनोवैज्ञानिक कारण को भी दूर किया जा सकता है डॉक्टर के पास जाके या उनको समझा के, उन बच्चों की काउंसलिंग करके। तो शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक ये कारण भी भाषण कौशल में बहुत बड़ी बाधा है। इस तरह से भाषण कौशल में बाधाएं हैं, अगर इनको दूर कर लिया जाए तो भाषण कौशल में दक्षता हासिल की जा सकती है। तो छात्रों, आज हमने ये पढ़ा भाषण कौशल। तो हमने इससे पिछले जो वीडियो था उसमें पढ़ा था श्रवण कौशल, इसमें हमने पढ़ा है भाषण कौशल। इससे संबंधित कोई प्रश्न अगर आपके मन में है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मेरे को लिखकर भेज सकते हैं। इससे आगे अब हम और दूसरे वीडियोज में पढ़ेंगे पठन कौशल और लेखन कौशल। धन्यवाद।